जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। क्रोमेटोग्राफी की जो सीरीज़ हमने चला रखी है उसका आज थर्ड लेक्चर है और आज के पिटारे में आप लोगों के लिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रिया है। ये एक टर्म है जिसको हम समझेंगे। फिर कुछ टर्म्स और हैं जैसे रिलेटिव रिटेंशन रहेगा, ठीक है, रिटेंशन वॉल्यूम रहेगा और रिटेंशन ही क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डिस्ट्रीब्यूशन लो आपके सामने, देखते हैं क्या बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लो, हमें क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो मोबाइल फेज अगर स्टेशनरी फेज में कन्वर्ट हो रही है और स्टेशनरी फेज भी मोबाइल फेज में अगर कन्वर्ट हो रही है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही है, यानी रिएक्शन कैसी हो गई हमारी, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उस कंडीशन के अंदर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, K इज इक्वल टू सी एस अपॉन सी एम। यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, ये सी एस अपॉन सी एम इज इक्वल टू के इज ए कांस्टेंट। क्या है देखते हैं। तो हमें ये तो पता है कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और इसमें अगर इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। चलिए अब हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम। अब एक वर्ड आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये क्या है ये हम यहाँ पे समझना है। देखिए मोबाइल फेज कन्वर्ट इनटू स्टेशनरी फेज, सेम टाइम स्टेशनरी फेज कन्वर्ट इनटू मोबाइल फेज। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करा, एक कांस्टेंट बोला, क्या, सी एस अपॉन सी एम। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। K इज ए डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट या पार्टीशन कॉफिशिएंट, यानी ये एक कॉफिशिएंट है K, क्या टर्म यूज में लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन, या मैंने क्या बोला इसको, पार्टीशन कॉफिशिएंट। ओके, व्हाट इज CS? CS इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, यानी हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन की बातें कर रहे हैं, किसमें, S फॉर स्टेशनरी फेज, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in stationary phase. C stand for concentration and S stand for stationary phase, यानी stationary phase में जो भी solute का concentration रहेगा हम उसको कैसे represent करेंगे, CS से। Got it? Next, अब ये CM क्या है, तो यहाँ पे एक आइडिया लग गया होगा हमें। ठीक है, CM बोले तो C for concentration of solute in mobile phase। देखिए concentration of solute in mobile phase। गॉट इट। देखिए थोड़ा सा हमें स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा, चीज़ें कैसे आ रही हैं हमें समझना होगा। ये सिंपल सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके लिए अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँगा तो क्या होता है, ये रहा कंसंट्रेशन ऑफ स्टेशनरी फेज, सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन मोबाइल फेज। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल molecule, the distribution of sample molecule between two phases is governed by an equilibrium constant। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, हमारे पास में जो मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट है A B C, इनको क्या करती है, अलग अलग करने का काम करती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मॉलिक्यूल बिटवीन टू फेजेस इज गवर्न बाय एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके अंदर सबसे मेन रोल को प्ले कर रहा है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट और पार्टीशन कॉफिशिएंट। अब एक बात देखिए आप, क्रोमेटोग्राफी क्या कर रही है, हमने एक मिक्सचर लिया, मिक्सचर के अंदर जैसे हो सकता है मेरे पास में ये 4 पेन है, अलग अलग कलर के 4 पेन दिख रहे हैं आपको, मैंने क्या करा, इनको मिक्स कर लिया और एक मिक्सचर बन गया। अब क्रोमेटोग्राफी क्या करेगी, इन सैंपल को A B C D इनको क्या करेगी, सेपरेट आउट करेगी। और इसके लिए हम क्या लेते हैं, 2 फेजेस लेते हैं, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। तो क्या बोल रहा है वो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मॉलिक्यूल, इन सैंपल मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 2 फेजेस, कौन कौन सी फेजेस होगी, बिल्कुल मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, गवर्न बाय एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग कर रहे हैं, या पार्टीशन, हम इसका क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं कि हाँ भाई ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। बहुत सिंपल है। चलिए, तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, या मैं इसे ही बोल लूँ पार्टीशन कोफिशिएंट, एक ही बात है, हमें घबराने की नीड नहीं है। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इज रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट
इन स्टेशनरी फेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन मोबाइल फेज। तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, रेशो है किस किस का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज क्या है, रेशो है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन मोबाइल फेज। जो ऊपर की बात थी वही घुमा के दोबारा बोली हमने, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कई बार मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन देखेंगे। कंडीशन कैसे, कई बार होता है कि हमने एग्ज़ाम दिया, अरे यार मार्क्स ज़्यादा आ गए तो और कम आ गए तो, ज़्यादा तो हम जितने सोचते हैं उससे ज़्यादा तो आते नहीं है। कंडीशंस हैं कि यार इतने आ जाएंगे तो ऐसा कर लेंगे, ये वाला गिफ्ट ले लेंगे पापा से, या फिर ऐसा कर लेंगे, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा ली। ये फॉर्मूला हमारे पास में बहुत सिंपल सा, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ तक देख लिया। कंडीशन 1, 2, 3 के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, के वैल्यू इज़ हाई। वो बोल रहा है कि अगर के वैल्यू हाई हो जाए, ये वाली जो के वैल्यू है अगर हाई हो गई तो लाला बताओ क्या होगा ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। कब के वैल्यू कब ज़्यादा हो सकती है बताओ। तो देखो क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज़ मोर इन स्टेशनरी फेज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई रेशो है तो ऊपर वाला तो मैं ज़्यादा कर दूँ, नीचे वाला कम कर दूँ, यही हो रहा है। तो हमने क्या बोला, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज़ मोर इन स्टेशनरी फेज देन द मोबाइल फेज एंड मोर टाइम स्पेंट इन स्टेशनरी फेज। क्या है ये, मेरे पास में फॉर्मूला है, मैं चाह रहा हूँ के की वैल्यू ज़्यादा हो जाए। तो मैंने क्या करा, इस ऊपर वाली वैल्यू को ज़्यादा कर दिया, नीचे वाले को कम कर दिया, तो के की वैल्यू ज़्यादा आ गई। तो मैं अब क्या बोलूँगा, ये तो मैथमेटिकली बताया मैंने, अब मैं माइंड लगाऊंगा। व्हाट इज सी एस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज ज़्यादा है कंपेरेटिवली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन मोबाइल फेज के अंदर। तो वो मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया। फिर हमने क्या बोला, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रहेंगे भी। तो देखो हमने क्या बोला, मोर टाइम स्पेंड इन स्टेशनरी फेज। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, सी एस ग्रेटर देन सी एम। कितना ईजी है। सेकेंड, अब बाकी के 2 पॉइंट हो तो अपने आप खुद से कर लोगे। अब सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, के की वैल्यू मैं कम करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, ऑब्वियस ही बात है मैं इसको कम कर दूंगा और इसको ज़्यादा कर दूंगा, ऐसा ये तो हमने अभी किया है। तो मैं इसको ज़्यादा करूँगा और ऊपर वाले को कम कर दूंगा, तभी तो के की वैल्यू कम आएगी। तो क्या बोल रहा है, सी एस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज, और सी एम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन मोबाइल फेज। तो देखिए क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर इन मोबाइल फेज देन द स्टेशनरी फेज। हो गया, तो यहाँ पर तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। मैथमेटिकली सिंपल चीज़ें, हमें पता है सारी चीज़ें। और मोर टाइम स्पेंड इन मोबाइल फेज, मोबाइल फेज की अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और क्या बोल देंगे, सी एम इज़ ग्रेटर देन सी एस। Got it? Okay. Next, if K value of solute is same in both phase, then it will be not separate. अब एक कंडीशन ये भी आ गई कि भैया इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन जो हम ले रहे हैं सॉल्यूट की स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के अंदर, दोनों के अंदर इक्वल हो गई, तब क्या होगा, अरे भैया तब तो सेपरेट आउट ही नहीं होगा। वो बोल रहा है क्या, इफ के वैल्यू ऑफ द सॉल्यूट इज सेम इन बोथ फेज इट विल बी नॉट सेपरेट। यानी जब हम मिक्सचर ले रहे हैं, मिक्सचर में कई सारे कंपोनेंट हैं, इनको जो हम सेपरेट आउट कर रहे हैं अभी सेपरेट आउट ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन मोबाइल फेज, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए और इनकी वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा उसको अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्पेंड इन मोबाइल फेज, यानी जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसमें, मोबाइल फेज में, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, वो क्या है देखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन मोबाइल फेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनमें से कुछ तो होंगे स्टेशनरी फेज में और कुछ किस में होंगे, हमारे मोबाइल फेज के अंदर। तो हमें क्या करना है, अभी हम किसके बारे में देख रहे हैं, मोबाइल फेज के अंदर। तो हम क्या बात करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन मोबाइल फेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम इससे क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे स्पेंड इन मॉलिक्यूल फेज का। अब थोड़ा कुछ फॉर्मूलाज है, बहुत छोटे छोटे टिन्ने से, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या बोला, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने, सी एम कंसंट्रेशन
ऑफ सॉल्यूट इन मोबाइल फेज, V फॉर वॉल्यूम, M इन मोबाइल फेज अपॉन टोटल मॉलिक्यूल। अब टोटल मॉलिक्यूल के लिए मैंने क्या करा, मोबाइल फेज भी ले लिया और स्टेशनरी फेज को भी मैंने क्या कर दिया, लेके ऐड कर दिया। तो ये नीचे वाला पोर्शन तो हो गया टोटल मॉलिक्यूल, और ऊपर वाला क्या हो गया, मोबाइल फेज के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल थे उनका रेशो हो गया। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लिखा है इसको मैथमेटिकली मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। चलें आगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ क्या, कि मान लीजिए कि भैया इसके अंदर हमने 1 मान लिया कि भाई 1, इसकी वैल्यू 1, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। तो अब हमारे पास में बचा कुछ ऐसा, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं सपोज। फिर हमने क्या करा कि हम क्या बोल रहे हैं कि CS/CM को हमने एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया। क्या, ये जो है हमारे पास वाली जो वैल्यू है उसको हमने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया K, ये रहा। तो अब क्या रिमेनिंग रह गया, अब जो भी रेड के अंदर मैंने बोला कि उसको हटा दीजिए, विंगार्डियम लेविओसा गायब हो गया, K आ गया। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, K, गॉट इट, ओके। ये जो K आया अब एक नया फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर क्या करा कि ये कांस्टेंट हो गया, इसका रेशो भी कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरा का पूरा एक नया कांस्टेंट बन गया मेरे पास में K डैश। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने क्या बोला कि एस की वैल्यू 1 पुट कर दी, CS/CM हमने एक नया कांस्टेंट ले लिया, और ये पूरा का पूरा अपने आप में एक नया कांस्टेंट हो गया K डैश। आगे बात समझ में। अब है क्या, ये इसको समझते हैं। फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्पेंड इन मोबाइल फेज, फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्पेंड इन मोबाइल फेज, वही वाली चीज़ें चल रही हैं। 1/1 प्लस K डैश, इसके इक्वल होगा ये पूरा फॉर्मूला 1/1 प्लस K डैश। अब यहाँ पर ये K डैश क्या बोला है उसको देख लेते हैं। K डैश इज इक्वल टू K VS/VM, K VS/VM। और अगर मैं यहाँ पर K की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ तो देखो K की वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा, CS/CM और VS/VM, वही घूम फिरा के सारी चीज़ें वही चल रही हैं। चलिए अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में भी देख लेते हैं। ए न्यू वेरिएबल कॉल्ड, जो न्यू वेरिएबल आया है इसको हमने क्या बोला है, कैपेसिटी फैक्टर K डैश। क्या बोला है, कैपेसिटी फैक्टर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ए न्यू वेरिएबल कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटी फैक्टर हो गया है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर हमको डेफिनेशन फॉर्म में कुछ अगर लिखना है तो क्या बोलेंगे, रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सैंपल कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज डिवाइडेड बाय द मोबाइल मॉलिक्यूल इन मोबाइल फेज। तो वही चीज़ आगे जो स्टार्टिंग में थी कि भैया स्टेशनरी फेज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, रेशो ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स ऑफ सैंपल कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज डिवाइडेड बाय द मोल इन मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज अपॉन मोबाइल फेज। जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, याद आया, वही चीज़ वापस आगे घुमा के। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आइडियल क्रोमेटोग्राफी और नॉन आइडियल क्रोमेटोग्राफी की बातें होंगी तो क्या क्या चीज़ें हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आइडियल स्टूडेंट और नॉन आइडियल स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट कितने बजे उठता है, अर्ली इन द मॉर्निंग 4 AM, 4:30, 5 AM, ठीक है। और नॉन आइडियल स्टूडेंट हम कभी भी उठ सकते हैं, हम 8 बजे भी उठ सकते हैं, 9 बजे भी उठ सकते हैं। और अगर छुट्टियां चल रही है, हॉलीडेज चल रहे हैं, तो हम तो फिर खाया फिर सो गए, खाया फिर सो गए, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल, आइडियल नॉन आइडियल, क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी। देखिए आइडियल क्रोमेटोग्राफी में जो K की वैल्यू रहेगी आर डिफरेंट, ये K की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्लीटली सेपरेटेड, हमने जो सैंपल मिक्सचर लिया है उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं वो कंप्लीटली सेपरेट आउट हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी में। इस तरह की क्रोमेटोग्राफी को हम क्या बोलेंगे, आइडियल, कि भैया आइडियल है ये, ओके। नेक्स्ट नॉन आइडियल क्रोमेटोग्राफी, यानी जो आइडियल में हो रहा था यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो रहा था, कंप्लीटली सेपरेटेड था, यहाँ पर कंप्लीटली सेपरेट नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, K की वैल्यू क्या होगी, सेम। यहाँ पे K की वैल्यू डिफरेंट थी, यहाँ पे K की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। और नॉट
कंप्लीटली सेपरेटेड। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि आइडियल क्रोमेटोग्राफी और नॉन आइडियल क्रोमेटोग्राफी, यहाँ से आपसे वो क्या पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पुट कर सकता है आपके सामने अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं और थ्योरी है तो फिर आपको मेंशन करनी है। आइडियल क्रोमेटोग्राफी एंड नॉन आइडियल क्रोमेटोग्राफी का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से रहेगा। हमने क्या बोला अभी कि भाई ये सेपरेटेड रहेंगे, तो पीक सेपरेट है क्या, पूरी तरह से अलग अलग है, ये अलग का, ये किसी और का, किसी और का। तो हमने ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया है, पर सबसे पहले वो देखेंगे टाइम और कंसंट्रेशन। जैसे जैसे टाइम आगे चलेगा हम कंसंट्रेशन देखते रहेंगे, वो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, एक दूसरे से सेपरेट आउट है। तो क्या बोला है, कंप्लीटली सेपरेटेड। ओके, ये तो किसके बारे में हो गया, आइडियल क्रोमेटोग्राफी में कंप्लीटली सेपरेट या सेपरेटेड। नेक्स्ट नॉन आइडियल क्रोमेटोग्राफी। नॉन आइडियल के अंदर जो आइडियल के अंदर हो रहा था यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या सेपरेट हो रहे हैं क्या दोनों पिक्स, हाँ बोल सकते हैं थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मर्ज हो गए। देखिए ये एरिया क्या है, ये एरिया एक दूसरे से मिक्स हो रहा है। क्या कंप्लीटली सेपरेटेड है, नो। तो हमने क्या लिखा है नॉन आइडियल क्रोमेटोग्राफी में, नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें यहाँ पर घुसा के रखना पड़ेगा। अब इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। देखिए कुछ टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या है। रिटेंशन टाइम कैसे रिप्रेजेंट किया है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा है, TR गॉट इट। क्या है रिटेंशन टाइम, क्या बोल रहा है, डिटेंशन टाइम इज अ टाइम विच इज टेकन बाय एज एनी सॉल्यूट ट्रेवल बाय द होल लेंथ ऑफ द कॉलम। यानी रिटेंशन टाइम वो टाइम है जो कौन ले रहा है, रिटेंशन टाइम इज टाइम टेकन बाय एनी सॉल्यूट। यानी मान लीजिए कॉलम है हमारा, ठीक है, इसकी लेंथ ये है, तो इसमें से ये जो लेंथ है इसमें से जब हमारा सॉल्यूट पार्टिकल निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है सपोज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें कितना टाइम ले रहा है ये, तो वो वाली चीज़ क्या बोलेंगे हम, रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम इज अ टेकन विच टाइम विच इज टेकन बाय एनी सॉल्यूट ट्रेवल बाय होल लेंथ ऑफ कॉलम। गॉट इट। इसको हमने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है। अब रिटेंशन टाइम ये लेंथ है, एल फॉर लेंथ, तो रिटेंशन टाइम क्या है, लेंथ अपॉन रेट। भाई इसकी लेंथ और रेट क्या लग रही है इसमें, ठीक है, तो TR इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू, एंड ब्रैकेट में हमने क्या मेंशन किया है, 1 प्लस के डैश। ये के डैश याद आया, अभी थोड़ी देर पहले देखा था वही। तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पूरे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं TM। तो हमने इसको एल अपॉन म्यू को क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, TM, और 1 प्लस के डैश एज इट इज़ आ गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज TM। अभी तो आपने बताया कि भाई TR है, ये पढ़ रहे हैं, अब ये TM कहाँ से इंट्रोड्यूस करवा दिया, चलो वो भी देख लेते हैं। तो क्या है, TM इज टाइम टेकन बाय द मोबाइल फेज टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ द कॉलम। यानी TM क्या है, टाइम टेकन है, किसके लिए, M4 मोबाइल फेज के लिए। ध्यान रखिएगा क्या है, मोबाइल फेज के लिए टाइम टेकन है कि इस कॉलम में यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर मोबाइल फेज के सॉल्यूट पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो कितना टाइम टेक ले रहे हैं, कितना टाइम टेक कर रहे हैं, टाइम टेकन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, रिटेंशन वॉल्यूम। अभी हमने किसकी बात की है, टाइम की। अब हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए मोबाइल फेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटली कंपोनेंट, यानी क्या है, इक्विटेड कंपोनेंट थ्रू आउट द कॉलम, ठीक है। यानी कितना वॉल्यूम मोबाइल फेज का जो है, जो पूरे कॉलम के अंदर इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या है, VR इज इक्वल टू TM। TM क्या है, ये पर अपन ने देख लिया कि कॉलम के यहाँ से यहाँ तक जो पूरे लेंथ में जो सॉल्यूट जा रहा है मोबाइल फेज का, उसमें कितना टाइम लग रहा है, वो TM डॉट म्यू ब्रैकेट 1 प्लस के डैश। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस पूरे को TM इंटू म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, VM। क्या लिखा हमने, VM। अब VM क्या है, वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 प्लस के डैश। अब VM को मैं यहाँ पर, या VM को तो एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस के डैश में के डैश की वैल्यू में यहाँ से उठाकर के VS अपॉन VM यहाँ पे अगर पुट करूँगा तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो देखिए क्या है, VM ये आ गया,
फिर प्लस वी एम आ गया। के डैश की वैल्यू क्या है, के वी एस अपॉन एम। गॉट इट। तो ये चीज़ें हमारे पास में आ गई, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहाँ से वी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, हो रहा है क्या, यहाँ से ये गया, दिख रहा है कलाला, देखिए के एम से के एम कैंसिल आउट हो गया, तो यही बचा क्या फिर वी एम फिर के वी एस, सिंपल। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये कई बार ये पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, थ्योरी में तो देता ही है। रिलेटिव रिटेंशन, रिटेंशन कैसा, रिलेटिव, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द मेजर रिटेंशन टाइम और रिटेंशन वॉल्यूम। भाई रिटेंशन टाइम भी हो सकता है, ये रिटेंशन वॉल्यूम भी हो सकता है, जैसे हमने ऊपर दोनों देखा है, ठीक है। इज ऑफ लिटिल वैल्यू इन a component because retention time is determined in part by the how the column is constructed and operated and therefore it is not characteristics of component। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि भैया आपका जो कॉलम है वो उसका कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसको आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो, ये किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव रिटेंशन इस पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे कंस्ट्रक्ट किया है आपने, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, अभी अपन आगे और चलेंगे तो मैं और बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी चीज़ें खुलती जाएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बात आ गया कॉलम कैसे कंस्ट्रक्ट किया है आपने और कैसे आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो कैसे हो गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका अल्फा का कि टी आर माइनस टी एम अपॉन टी आर स्टार माइनस टी एम। ओके, अब ये स्टार और टी आर क्या है देखेंगे, ये अभी देखेंगे। अब इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो टाइम के हो गया, टाइम के रिलेटिव, यानी टी आर क्या है हमारा रिटेंशन टाइम, इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, कौन सा टाइम, मोबाइल फेज वाला टाइम, ठीक है। वी आर क्या है, ये रहा रिटेंशन वॉल्यूम, और वी एम क्या है, हाँ ये वॉल्यूम किसका आ गया, मोबाइल फेज का। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के अपॉन के डैश या के स्टार, ठीक है, क्योंकि देखिए नीचे स्टार वाली वैल्यू है, ऊपर सिंपल वैल्यू है। तो अब यहाँ पे जो स्टार वाली वैल्यू है वो क्या है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि टी आर स्टार जो है ये रिटेंशन टाइम है फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, स्टैंडर्ड जो है उसके लिए। वी आर क्या है, रिटेंशन वॉल्यूम है फॉर स्टैंडर्ड, बात समझ में आया क्या है। और के डैश क्या है हमारा, पार्टीशन कोफिशिएंट फॉर द स्टैंडर्ड, यानी स्टार लगते ही क्या बन गया स्टैंडर्ड। हम बोलते हैं ना कोई होटल है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 11 स्टार 7 स्टार, ओके तो जैसे जैसे स्टार बनता है तो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड हो गया, तो हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन लगाएंगे तो स्टैंडर्ड चीज़ें हो जाएंगी। तो बहुत ईजी चीज़ें ये टर्म्स आप ध्यान रखें, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। और सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक भी करना है, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।